उन्नति और विकास का, आस और विश्वास का, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण। ये है कृषि दर्शन, ये है कृषि दर्शन, ये है कृषि दर्शन। किसान भाइयों नमस्कार। भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। और मैं हूं आपके साथ दीपा सिंह। किसान साथियों, जीवन में आगे बढ़ने के लिए और सफलता को प्राप्त करने के लिए बैलेंस का होना यानी कि संतुलन का होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम खेती बाड़ी के संदर्भ में बात करें तो खेती बाड़ी में भी उन्नत कृषि के लिए, साथ ही अच्छे उत्पादन के लिए हमें समय समय पर खाद और पानी के साथ साथ उर्वरकों का संतुलन बनाए रखना भी सुनिश्चित करना पड़ता है। इससे हमारा न केवल मुनाफा ज़्यादा होता है बल्कि किसानों के लिए खेती में उत्पादन भी ज़्यादा होता है। तो कैसे हम सही तरीके से और सही विधि से उर्वरकों का इस्तेमाल करें, आज कार्यक्रम कृषि दर्शन में हम इसी के ऊपर बात करेंगे। तो चलिए देर किस बात की, आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं हमारा पहला सेगमेंट खबरें खेती की। किसान भाइयों, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं खेती से जुड़ी आज की कुछ खास खबरों पर। केंद्रीय पैनल ने की फसल विविधीकरण की सिफारिश, 90% छूट पर मिलेंगे जैविक कीटनाशक, किसानों के लिए लेजर लैंड लेवलर मशीन विकसित और 2030 तक बढ़ेगा प्राकृतिक खेती का रकबा। कृषि लागत और मूल्य आयोग ने देश में फसल विविधीकरण को लागू करने की सिफारिश की है। तिलहन और वनस्पति तेल की बढ़ती वैश्विक कीमतों के बीच कृषि लागत और मूल्य आयोग ने फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने की सिफारिश की है। आयोग ने कहा है कि किसान तिलहनी फसलों की खेती करें। आयोग ने अपने अध्ययन के दौरान जब किसानों से बात की तो पाया कि अधिकांश किसान ऐसे हैं जो जलवायु उपयुक्त नहीं होने पर भी धान और गेहूं की ही खेती करना चाहते थे। आयोग ने यह भी कहा कि चावल और गेहूं के लिए सरकार द्वारा दिए जाने वाले एमएसपी के कारण पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में जहां चावल और गेहूं की खेती का रकबा बढ़ गया है, वहीं तिलहन, दलहन, मकई और बाजरा की खेती का क्षेत्रफल घटा है। सीएपीसी द्वारा विभिन्न राज्यों के लिए एक विश्लेषण किया गया है, जिसके आधार पर कई राज्य फसल विविधता ला सकते हैं। इसके मुताबिक अगर उत्तर प्रदेश में बाजरा, मक्का, अरहर और मूंगफली की खेती की जाए, राजस्थान में मूंगफली और कपास की खेती हो, बिहार में मक्का, मूंग और सूरजमुखी की खेती की जाए तो किसानों को इससे लाभ होगा। इस विश्लेषण के आधार पर इस तरह अधिक कृषि जलवायु उपयुक्त फसलों में विविधता लाकर वहां के किसान भाई बेहतर उत्पादन हासिल कर सकते हैं। जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार किसानों को जैविक कीटनाशकों पर 90% छूट देगी। राज्य सरकार ने जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए एक अहम फैसला लिया है। ज्यादा से ज्यादा किसान ऐसी खेती के लिए प्रेरित हों, इसके लिए इस साल 1 लाख लोगों को 90% सब्सिडी पर जैविक कीटनाशक किट उपलब्ध कराई जाएगी। कृषि आयुक्त कानाराम ने बताया कि सब्सिडी पर जैविक कीटनाशक किट वितरण में कम से कम 50% लघु और सीमांत कृषकों को लाभ देने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा अनुसूचित जाति, जनजाति, महिला किसानों, बीपीएल, अंत्योदय अथवा खाद्य सुरक्षा परिवारों के किसानों को प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने बताया कि किसानों को जैविक कीटनाशक किट की खरीद पर 90% या फिर अधिकतम 900 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से सब्सिडी उपलब्ध कराई जाएगी। किसानों को मात्र 10% राशि देनी होगी। इसके लिए सरकार ने फिलहाल 9 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। किसानों को ट्राइकोडर्मा, एनएसकेई, आजाडायरेक्टिन, वर्टिसीलम, एनपीवी, फेरोमोन ट्रैप आदि बायोपेस्टिसाइड सस्ते रेट पर उपलब्ध करवाई जाएंगी। इसके अलावा राज्य सरकार जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत भी 9,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से दे रही है, ताकि रासायनिक उर्वरकों पर किसानों की निर्भरता कम हो और उनके केमिकल फ्री कृषि उत्पादों का अच्छा दाम मिले।
खेत अगर समतल रहे तो किसानों की खेती की लागत घट सकती है। इसी दिशा में वैज्ञानिकों ने एक खास मशीन तैयार की है जिसे लेजर लैंड लेवलर नाम दिया गया है। खेती किसानी को आसान बनाने के लिए हमारे वैज्ञानिक लगातार मेहनत करते रहते हैं। उनकी कोशिश होती है कि खेती में मशीनीकरण के उपयोग को बढ़ाकर किसानों के बोझ को कम किया जाए, जिससे समय और धन की बचत भी हो। इसी दिशा में हमारे वैज्ञानिकों ने एक खास मशीन तैयार की है जिसका नाम लेजर लैंड लेवलर है। इसके इस्तेमाल से समय के साथ साथ लागत में कमी लाई जा सकती है। इस उपकरण में लेजर किरणों का प्रयोग कर ऊंची नीची भूमि को सटीक एवं प्रभावी ढंग से समतल किया जाता है। ये ऊंची जमीन की मिट्टी को काटकर नीची जमीन में भर देता है। पूसा के प्रभारी वैज्ञानिक डॉक्टर राजकुमार जाट ने बताया कि संयुक्त कंप्यूटराइज्ड टेक्निक और ट्रांसमीटर खेत की समतलीकरण की विधि को आसान बना देता है। इसमें लगा ट्रांसमीटर और स्केल खेत के विभिन्न हिस्सों की ऊंचाई और नीचाई को चिन्हित करके ये स्पष्ट करता है कि खेत में कहाँ और कितनी मिट्टी अधिक या कम है। इसके बाद खेत को समतल किया जाता है। इस मशीन से समतल खेत में कम पानी से भी सिंचाई सही ढंग से और एक समान होती है, जिससे खरपतवार की मात्रा में कमी आती है। 2030 में भारतीय राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा को नुकसान पहुंचाए बिना देश में प्राकृतिक खेती का रकबा 15% से बढ़कर 30% होने का अनुमान है। देश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए केंद्र और राज्य सरकार द्वारा कई प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं। किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही है। सरकार के इस प्रयास का असर भी हो रहा है। देश में धीरे धीरे प्राकृतिक खेती का रकबा भी बढ़ रहा है। देश में बढ़ रहे प्राकृतिक खेती के रकबे को लेकर नीति आयोग के सदस्य रमेश चंद्र ने बताया कि भारतीय खाद्य सुरक्षा को नुकसान पहुंचाए बिना 2030 तक भारत में प्राकृतिक खेती का रकबा 30% तक बढ़ सकता है। फिलहाल देश में 15% जमीन पर प्राकृतिक खेती हो रही है। श्री चंद्र ने कहा कि मध्य प्रदेश, राजस्थान के अलावा उत्तर प्रदेश भी एक ऐसा राज्य है जहां पर कुल फसल क्षेत्र में प्राकृतिक खेती को 6% तक बढ़ाया जा सकता है। खाद्य सुरक्षा को खतरे में डाले बिना अगले दशकों में धीरे धीरे इस तरह की खेती के तरीकों का विस्तार किया जा सकता है। गौरतलब है कि अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि गंगा नदी के किनारे 5 किलोमीटर चौड़े गलियारे के भीतर खेतों से शुरू होकर पूरे देश में रसायन मुक्त खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। किसान भाइयों, खबरें खेती की में आज बस इतना ही। आप देखते रहिए कृषि दर्शन। नमस्कार। किसान साथियों, कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। किसान साथियों, हमारी फसलों के अच्छे उत्पादन के लिए उन्हें पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जिन्हें हम उर्वरक भी कहते हैं। इन उर्वरकों का इस्तेमाल हम कृषि में अच्छे उत्पादन के लिए, हमारी फसलों की पैदावार को बढ़ाने के लिए, उनकी वृद्धि और विकास के लिए करते हैं। लेकिन इन उर्वरकों का इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या होता है, सही विधि क्या होती है? जब हम इनका इस्तेमाल करें तो सबसे पहले हमें मिट्टी की जांच को करवा लेना चाहिए, ताकि हमें पता चल सके कि कौन सा उर्वरक कौन सी मिट्टी के लिए सही है। आज कार्यक्रम में हम इन तमाम बातों पर बातचीत करेंगे। आज कार्यक्रम में हम बात करेंगे संतुलित और विवेकपूर्ण तरीके से उर्वरकों का प्रयोग। तो आइए आज इस विषय पर बात करने के लिए मिलते हैं हमारे आज के इस विषय के खास विशेषज्ञ राजेश जी से और जानते हैं इस विषय से संबंधित एक खास और महत्वपूर्ण जानकारी। किसान साथियों, राम राम। आज के इस कार्यक्रम में हम मृदा के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। इसका निर्माण कैसे होता है, इसका शरण कैसे हो रहा है, कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं और किस प्रकार से हम मृदा को उपयोगी बनाकर उत्पादन में वृद्धि कर सकते हैं। तो किसान साथियों, 1 इंच मृदा के निर्माण में लगभग 800 से 1000 साल का समय बनने में लगता है। मृदा एक ऐसी है, इसे हम किसी भी प्रयोगशाला में नहीं बना सकते, परंतु शरण होने में बहुत ही कम समय लगता है। इसलिए हमें मृदा के बारे में विस्तार से जानकारी होना अति आवश्यक है। किसान साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि अलग अलग प्रकार की मृदाओं में अलग अलग प्रकार का उत्पादन होने के पीछे एक ही चीज़ या एक ही बात सामने आती है कि उस मृदा का उत्पादकता स्तर कितना है। वो उत्पादकता स्तर हम किस प्रकार से पता कर सकते हैं? जैसा कि एक सामान्य मृदा में 17 प्रकार के आवश्यक तत्व पाए जाते हैं, जिसमें से 3 संरचनात्मक तत्व होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये
पौधे की कुल 95% भाग बनाते हैं। इसकी पूर्ति पौधा जल और वायु द्वारा अपने आप करता है, हमें किसी भी माध्यम से इनको देने की जो है वो आवश्यकता नहीं रहती। इसके बाद यदि हम बात करें मुख्य पोषक तत्वों की, तो मुख्य पोषक तत्वों में प्राथमिक और द्वितीयक 2 प्रकार के तत्व होते हैं। अगर प्राथमिक तत्वों में देखें तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। इसी तरह द्वितीयक तत्वों में हम देखें तो कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास के बारे में हमारे किसान भाई भली भांति जानते हैं। पौधे की वानस्पतिक वृद्धि के लिए नाइट्रोजन और इसी प्रकार जड़ों के विकास के लिए फास्फोरस और रोगरोधी क्षमता का विकास करने के लिए पोटास आवश्यक होता है। इसी तरह पौधे की मजबूती के लिए कैल्शियम, पर्णहरित के लिए मैग्नीशियम और तेल वाली फसलों में तेल के निर्माण के लिए अति आवश्यक तत्व जो माना जाता है वो सल्फर माना जाता है। इसी तरह सूक्ष्म पोषक तत्वों में मैग्नीज, क्लोरीन, कॉपर, जिंक, मोलिब्डेनम, बोरोन और एक अंत में पहचाना गया तत्व जो है वो निकिल है। तो इनके बारे में हमें विस्तार से जानकारी होना अति आवश्यक है। तो किसान साथियों, हम आज का जो विषय है उस पर महत्वपूर्ण बात करेंगे मृदा जांच की। क्यों मृदा जांच किस प्रकार आवश्यक है, क्यों करवानी चाहिए और किस प्रकार मृदा जांच से हम हमारे उत्पादन में लगभग 50% तक बढ़ोतरी कर सकते हैं। जैसा कि किसान साथियों, मानव के शरीर में हीमोग्लोबिन का योगदान होता है, उतना ही मृदा की जांच का योगदान हमारे फसल उत्पादन में रहता है। मृदा की जांच क्यों करवानी चाहिए? क्योंकि हम अनुमान नहीं लगा सकते कि कौन से पोषक तत्वों की कमी है। आप देख रहे हैं कि हमारे किसान साथियों ने उर्वरक प्रबंधन को केवल यूरिया और डीएपी तक ही सीमित कर लिया है। जैसे कि मैं आपको पूर्व में बता रहा था कि मुख्य पोषक तत्व 17 प्रकार के होते हैं, लेकिन हमने 2 तक सीमित किए हैं। इसलिए मिट्टी की जांच के बिना हम कह नहीं सकते। मिट्टी की जांच के लिए मैं सर्वप्रथम आपको बताना चाहता हूं कि हमें एक समतल खेत का या एक जैसे खेत का चयन करना है जिसकी भौगोलिक आकृति एक जैसी हो। यदि हमारे खेत में विभिन्नता है तो हम 1 से अधिक स्थानों का भी चयन कर सकते हैं। एक स्थान का चयन करने के बाद हम उस स्थान से 10 जगह से मृदा का नमूना जो है वो एकत्र करेंगे। मृदा नमूना एकत्र करने के लिए सर्वप्रथम हम ऊपर के उसके जो घास फूस है उसको हटा देंगे। उसके ऊपर साफ करने के बाद वी शेप में 15 सेंटीमीटर खुरपी या कुदाली की सहायता से 15 सेंटीमीटर मृदा को इकट्ठा करेंगे। एक जगह से हम आधा किलो के लगभग नमूना लेंगे, तो 10 जगह से जो हमने नमूने लिए उन्हें एक स्थान पर इकट्ठा कर लेंगे। ध्यान रहे जहाँ पर नमूना इकट्ठा कर रहे हैं वो जगह बिल्कुल साफ़ होनी चाहिए। फिर उसको हम गोल आकार में जमा करके उसको 4 भागों में बांटेंगे। किसान साथियों, 4 भागों में बांटने के बाद आमने सामने के 2 भाग हटा देंगे। इसी तरह आमने सामने के 2 भाग जो है वो हम रखेंगे, क्योंकि अगली बार फिर दोबारा फिर यही प्रोसेस करेंगे। इस प्रोसेस से हमें क्या करेंगे, हम मृदा को समान रूप से मिला लेंगे। यह प्रक्रिया हमारी तब तक चलती रहेगी जब तक कि आधा किलोग्राम मिट्टी हमारी शेष ना रह जाए। उस आधा किलोग्राम मृदा को हम थैली के अंदर पैक करके, थैली साफ़ होनी चाहिए, उसके ऊपर पूरा डिटेल लिखेंगे, किसान का नाम, किसान की खसरा नंबर, ज़िले का नाम और आगामी कौन सी फसल लेनी है। हमें ध्यान रहे कि यह हमें अवश्य रूप से लिखना है ताकि हमारे जो भी वैज्ञानिक हैं वो उस पर यह चीज़ हमें वापस रिप्लाई में लिख सके, वापस जवाब में लिख सके कि हम इस फसल के अंदर किस प्रकार का जो है वो पोषक तत्वों का कम्बिनेशन जो है वो काम में ले सकते हैं। इस प्रकार हम मृदा नमूने को मृदा जांच के लिए भेज सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, मृदा नमूने भेजने के लिए हमारे कृषि विभाग की टीम, हमारी सहकारिता में क्रिप्को और इफ्को के द्वारा भी मृदा नमूने गांव-गांव में सहकारी समितियों के माध्यम से एकत्र किए जा रहे हैं और इसी प्रकार अन्य प्राइवेट संस्थाओं के द्वारा भी मृदा नमूने पर बहुत ही अच्छा ध्यान दिया जा रहा है। जैसे ही हम मृदा नमूना भेजेंगे उसके बाद हमें वापस एक मृदा सॉइल हेल्थ कार्ड हमें वापस प्राप्त होगा। किसान साथियों, मैं आपका बीच में ध्यान इंगित करना चाहूँगा, माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने सूरतगढ़ से ही 2015 में सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम शुरू की थी, जिसमें उन्होंने एक नारा भी दिया था कि स्वच्छ धरा तो खेत हरा। तो इस प्रकार से जैसे ही हमें मृदा का नमूना प्राप्त होगा तो उसके बाद हम उसके विश्लेषण के लिए किसी वैज्ञानिक की सहायता से या हमारे क्षेत्र में कार्य करने वाले कृषि विशेषज्ञों की सहायता से उसके बारे में हम विस्तार से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो किसान साथियों, इस प्रकार से हमें मृदा नमूना प्राप्त होने के उपरांत जो महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको पहुंचाना चाहता हूं वो यह है कि जैसे ही मृदा का नमूना हमारे पास आता है तो या तो हम उसे ढंग से पढ़ नहीं पाते,
हमारे कुछ प्रोग्रेसिव किसान साथी जो है इसके बारे में अच्छी तरह जानते हैं, वो आगे अपने गांव में अपनी ढाणी खेत के आसपास के किसानों को जागरूक कर भी रहे हैं। इसके अंदर हम देखेंगे कि बिंदुवार हमें विश्लेषण दिया होगा, जिसमें पहला विश्लेषण हमें दिया होगा ऑर्गेनिक मैटर या कार्बनिक पदार्थ। हमारा जो आज का विषय है या हमारे इस क्षेत्र की जो महत्वपूर्ण मांग है वो ऑर्गेनिक मैटर की ही रही है। हमारी सामान्य मृदाओं में 0.50% और अच्छी मृदाओं में 0.75% ऑर्गेनिक कार्बन जो है वो पाया जाता है, परंतु देखा गया है विश्लेषण के आधार पर कि यह मात्रा 0.2% तक ही सीमित रह जाती है। कई जगह तो 0.1 से भी नीचे रह रही है। उसके अनेक कारण हैं। हम मृदा का लगातार दोहन कर रहे हैं, हम लगातार रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग कर रहे हैं। पुराने समय में, प्राचीन समय में जैसे हमारे गोबर की खाद का उपयोग होता था वो हम बिल्कुल भी नहीं कर रहे। इसके कारण इसका स्तर जो है वो नीचे जाता जा रहा है। किसान भाइयों, जब तक हमारा जैविक कार्बन मृदा में नहीं बढ़ेगा तब तक हम मृदा के अंदर उत्पादन अच्छी लेने की बात नहीं कर सकते। यदि हम प्रायोगिक तौर पर देखना चाहें तो आप केवल 1 बीघे की मृदा जांच करवाकर उसके अंदर ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा को बढ़ाइए, अगली बार उस फील्ड के अंदर आपको सबसे अच्छा उत्पादन मिलेगा। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? इसके लिए हमें आजकल हमने देखा है कि कंबाइनों का प्रयोग ज़्यादा हो रहा है। कंबाइनों के बाद जो हमारा फसल अवशेष बचता है उस फसल अवशेष को जला दिया जाता है, जिससे हमारे ऑर्गेनिक मैटर जलकर नष्ट हो जाता है, हमारे सूक्ष्म जीवों की जो है वो जलकर नष्ट हो जाते हैं। हमें उसे जलाना नहीं है, उसे खेत में अच्छी तरह से हमें मिलाना है। इसके अलावा हमें जो घर पर हमारे गोबर की खाद तैयार हो रही है उस गोबर की खाद को भी अच्छी तरीके से तैयार करना है, क्योंकि वो सूखने से ख़राब हो जाती है। हमारे अनेक मेथड आ रहे हैं, उन मेथड के द्वारा उनको कंपोस्ट बना करके खेत में काम में ले सकते हैं। इसके अलावा हमारे राजस्थान की सभी सहकारी समितियों में क्रिप्को के द्वारा कंपोस्ट खाद उपलब्ध करवाया जा रहा है। वो कंपोस्ट खाद ऑर्गेनिक मैटर बढ़ाने में अत्यंत लाभकारी और सिद्ध साबित हो रहा है। तो किसान साथियों, यह थी ऑर्गेनिक कार्बन की बात। अब दूसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु आ रहा है, यह भी महत्वपूर्ण बिंदु है पीएच। मृदा का पीएच के बारे में लगभग हमारे सभी किसान साथी अवगत हैं, फिर भी मैं बताना चाहता हूं आपको। 600 रुपये का एक लगभग मीटर बाज़ार के अंदर उपलब्ध है, जिसे पीएच मीटर के नाम से जानते हैं। उस पीएच मीटर के अंदर 0 से 14 तक की रीडिंग होती है। 7 से नीचे का अम्लीय और 7 से ऊपर का क्षारीय माना जाता है। 8.5 पीएच से ऊपर का जो भी मान आएगा वो क्षारीय मृदा का ही आएगा। किसान साथियों, हमारे राजस्थान जैसे क्षेत्र में अम्लीय मृदा नहीं पाई जाती है। अम्लीय मृदा अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। हमारे यहाँ पर क्षारीय मृदा की समस्या ज़्यादा रहती है। क्षारीय मृदा की समस्या रहने का कारण यहाँ का अधिक तापमान, वर्षा की कमी आदि अनेक कारण है। और एक अत्यधिक ट्यूबवेल का जो हम पानी काम में ले रहे हैं वो भी क्षारीय मृदा का एक कारण है। उसमें क्या होता है कि क्षार ऊपर आ जाते हैं, पानी वाष्प बनकर उड़ जाता है और क्षार ऊपरी तह पर आकर के जमा हो जाते हैं। हमारे पास 17 प्रकार के तत्व होते हुए भी हम उत्पादन नहीं ले सकते। तो क्षारीय मृदा से सुधार के लिए हमें क्या करना होगा? हमें मृदा में जिप्सम का प्रयोग आवश्यक रूप से करना होगा। मैं किसान भाइयों आपको बताना चाहता हूँ जिप्सम का प्रयोग हमें किस प्रकार से करना है। हम मृदा की गहरी जुताई करेंगे। जुताई करने के बाद सिफारिश की गई मात्रा में जिप्सम खेत में डाल देंगे और उसके ऊपर पुनः जुताई करेंगे तथा खेत को पानी से अच्छी तरह भर देंगे। इसके 2 कारण हैं। खेत में पानी भराव के कारण लीचिंग होने से क्षार नीचे जाते हैं तथा जिप्सम के साथ क्रिया करके क्षार और अम्ल कन्वर्ट होकर उदासीन हो जाते हैं। जैसे ही मृदा हमारी दोबारा बुआई के योग्य होगी तब हम उसमें कोई फसल की बुआई न कर हम उसके अंदर ढेंचा की बुआई कर सकते हैं। किसान भाइयों, ढेंचा के बारे में मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूँ कि ढेंचा की जड़ का पीएच मान 4 होता है। क्षारीय मृदाओं का पीएच मान 8.5 से ऊपर होता है। जब हम ढेंचा की बुआई करते हैं तो जो पीएच मान है वो ढेंचा के कारण नीचे आना शुरू होता है और मृदा उदासीन हो जाती है। दूसरा, ढेंचा की क्या खासियत है? ढेंचा के अंदर किसान साथियों हमने सुना है कि दलहनी फसलें नाइट्रोजन स्थिरीकरण करती है, परंतु ढेंचा एक इतनी 2 गुनी कमाई वाली फसल है जिसकी जड़ और तना दोनों नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने में सहायक होती है। तीसरी किसान साथियों, जैसे ही हम ढेंचा 40 दिन का होगा उस ढेंचा को हम खेत के अंदर अच्छी तरह से मिला देंगे। जब ढेंचा को खेत के अंदर मिलाएंगे तो हमें ऑर्गेनिक मैटर की भी उपलब्धता में वृद्धि हो जाएगी। तो हमें 3 फायदे एक साथ मिल रहे हैं। और 40 दिन के बाद हम जैसे ही उसमें किसी फसल की बुआई करेंगे तो हमें एक शानदार परिणाम जो है वो
देखने को मिलेंगे। इसके अलावा हमें ईसी का मालूम होता है जिसमें लवणों की मात्रा का पता लगाया जा सकता है। इसके अलावा हमें सभी पोषक तत्वों के स्तर के बारे में पता लगाया जाता है। हम संक्षिप्त में अपनी बात रखेंगे। सबसे पहले जैसे नाइट्रोजन, हमारी मृदाओं में नाइट्रोजन और फास्फोरस के मैं बारे में बता दूं कि नाइट्रोजन अत्यधिक गतिशील वाला तत्व है, परंतु फास्फोरस बहुत ही कम गतिशीलता वाला तत्व माना जाता है। नाइट्रोजन की लगभग कमी हम यूरिया के द्वारा पूरी कर रहे हैं, परंतु तरीका गलत होने के कारण और अधिक मात्रा में उपयोग होने के कारण हमारी मात्रा जहरीली हो रही है। अतः हम यूरिया को लगातार कम मात्रा में प्रयोग करें, अधिक बार में प्रयोग करें और कम मात्रा में प्रयोग करें। इसी प्रकार फास्फोरस उपलब्धता हमें जो बताई गई है उसके हिसाब से करें। पोटास की भी उसी प्रकार से करें। पोटास के बारे में किसान भाइयों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पोटास के अंदर क्या होता है, मृदा के अंदर पर्याप्त होता है, परंतु घुलनशीलता की कमी होने के कारण वो मिल नहीं पाता। इसके लिए हमें जैव उर्वरकों का प्रयोग अवश्य रूप से करना चाहिए ताकि उसकी घुलनशीलता में वृद्धि कर सके। हमारे क्षेत्र की सभी ग्राम सेवा सहकारी समितियों के द्वारा इसके अंदर विशेष रूप से कार्य किया जा रहा है। जैसे मैं बताऊं तो हमारे जैसे एक उदाहरण के तौर पर खोतावाली ग्राम सेवा सहकारी समिति और अन्य ग्राम सेवा सहकारी समितियों में सोइल हेल्थ कार्ड के लिए जांच के लिए मशीनें लगी हुई है, जहां से मृदा की उर्वरता की जांच कर आपको बताया जाता है। इसके अलावा हम सूचक पौधे भी लगा सकते हैं। यह भी अपने आप में महत्वपूर्ण है कि सूचक पौधा लगाएंगे, क्योंकि उर्वरक की कमी बिल्कुल मौके पर आकर पता चलती है। फंगस, इंसेक्ट का हमें पहले पता चलता है। जैसे नाइट्रोजन के लिए मक्का, फास्फोरस के लिए सरसों आदि लगाएंगे तो हमें पता लगता रहता है कि किस प्रकार से नाइट्रोजन की कमी मक्का के अंदर दिखाई देती है। हम तुरंत दूसरी फसल में नाइट्रोजन देना आरंभ कर देंगे। तो किसान साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो यही है कि हम मृदा की जांच कराएं। अब अंत में एक बार मैं और एक छोटी सी जानकारी साझा करना चाहता हूँ। जैसे हमारा फसल बड़ी हो गई, अब हम उसकी मृदा जांच नहीं कर सकते। उसके लिए हमारे बराबर के पड़ोसी राज्य पंजाब के अंदर बहुत ही अच्छी टेक्निक विकसित हो रही है, लीफ टेस्टिंग टेक्निक। उसमें क्या किया जाता है, जब पौधा खड़ा होता है हमें कमी के लक्षण दिखाई देते हैं तो हम उसकी पत्तियां ले लेते हैं। पत्तियों को सुखा करके चूर्ण बना लिया जाता है, उसको हम टेस्टिंग के लिए भेजते हैं। तो हमें पता लगता है कि पौधे के अंदर क्या आवश्यकता थी और कौन सा तत्व हमें देना है। किन्नू के लिए यह प्रभावी विधि है। जय सहकार, जय किसान। तो किसान भाइयों, देखा आपने कि किस तरह से कितनी मात्रा में हमें उर्वरकों का इस्तेमाल करना है। जब हम उर्वरकों को खेतों में डालें तो सबसे पहले मिट्टी की जांच को कर लें और कितनी मात्रा में उर्वरक देना है ये तय कर लें। आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, आप हमें पत्रों के माध्यम से बता सकते हैं। और पत्र लिखने के लिए हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, डीडी राजस्थान, दूरदर्शन केंद्र, जयपुर। और किसान साथियों, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है krishidarshanjaipur@gmail.com। और हमेशा की तरह हमें रहेगा आपके पत्रों और आपके ईमेल्स का इंतज़ार। किसानों की बात किसानों के साथ और किसानों का विकास, इन सभी का दर्पण है आपका अपना कार्यक्रम कृषि दर्शन। तो आज कार्यक्रम कृषि दर्शन में फ़िलहाल के लिए बस इतना ही। लेते हैं आपसे आज्ञा, फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ, खेती किसानी की एक नई जानकारी को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।